दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे संविधानवाद पे और भारतीय संविधान की विशेषता भी देखेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको 180 पीडीएफ और उसके वीडियो को रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोस्तों अगर आप रख लेंगे, मेंस की तैयारी 70 की अच्छा करना चाहते हैं, फाइनल करना चाहते हैं तो टीम जीसी साइज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम बैच, इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए अब हम चर्चा करेंगे संविधानवाद पर क्या है। संविधानवाद क्या है उससे पहले संविधान जानना जरूरी है। संविधान एक कानून होता है, नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। अब मान लीजिए जो है आप लोग ऑफिसर बनेंगे तो आप ही संवैधानिक प्रावधानों के संविधान के अनुसार ही शासन चलाएंगे। जो संविधान के दायरे में है उसी दायरे में आपको शासन चलाना होगा। तो संविधान क्या है? एक कानून है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संविधान नियमों का वह समूह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। समझ गए? अब संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक विचारधारा है, यह एक आधुनिक संकल्पना है जिसमें विधि के शासन या विनियमों द्वारा नियंत्रित शासन की अपेक्षा करता है। एक ऐसा शासन जो विधि द्वारा नियंत्रित हो, कानून द्वारा चलता हो। इसमें व्यक्ति की सर्वोच्चता के स्थान पे संविधान की सर्वोच्चता की प्रधानता दी जाती है। संविधान की सर्वोच्चता यानी व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं होगी, यानी जो भी जिस देश में संविधानवाद होगा वहां व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, वहां कानून जो है सर्वोच्च होगा। कानून के नीचे ही सब लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या आम जनता या कैबिनेट सचिव हो या एक किरानी। समझ रहे हैं? संविधानवाद यानी संविधानवाद का सीधा सरल अर्थों में निरंकुश सत्ता के विपरीत सीमित शक्ति वाली सरकार को ही संविधानवाद कहते हैं। यानी संविधानवाद में के तहत जो सरकार होती है उसको जो है सीमित शक्ति होती है, यानी उसको असीमित शक्ति नहीं होता है। वह सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बंधा रहता है संवैधानिक प्रावधानों से। समझ रहे हैं? यानी विधि की सर्वोच्चता रहती है, यानी कानून के दायरे में जो है वह सरकार काम करती है। संविधानवाद में यही होती है। समझ रहे हैं? यानी सीमित सरकार वाली सत्ता, सीमित शक्ति वाले सरकार को ही जो है हम संविधानवाद में जो है शामिल करते हैं। यानी ऐसी सरकार होगी जो अनियंत्रित नहीं होगी, यानी उस पर संविधान द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, आम जनता द्वारा प्रतिबंध लगा रहता है, कानून द्वारा प्रतिबंध लगा रहता है। भारत में देखेंगे तो संविधानवाद है। तो संविधानवाद और संविधानवाद देखिए, संविधानवाद में क्या होता है कि यह एक विचारधारा है और इसके तहत देश का मूल विश्वास, दर्शन हित रहता है। समझ रहे हैं? तो संविधानवाद समझ गए होंगे आप जो है। अब हम लोग बाकी पीडीएफ पढ़िएगा, बार बार समझ में आ जाएगा। संविधानवाद के तत्व देखेंगे। संविधानवाद के दो तत्व हैं, एक दार्शनिक तत्व है, एक संस्थागत तत्व है। तो दार्शनिक तत्व जो है शासन के उद्देश्य होता है, यानी कोई भी सरकार होता है, गवर्नमेंट होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके उद्देश्य को हम दार्शनिक तत्व कहते हैं। यानी भारत सरकार का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, उस दार्शनिक तत्व है। और दार्शनिक तत्व में क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की जो है एक खुली ऐसी व्यवस्था हो जो लोगों को बोलने की आजादी हो। भारत में आजादी है बोलने की। सोशल मीडिया पर दिन भर जो है आप
प्रधानमंत्री पर कमेंट करते हैं, मुख्यमंत्री पर कमेंट करते हैं, मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, देख रहे हैं, या किसी को कुछ बोल देते हैं। तो आपके बोलने के अधिकार कोई प्रतिबंध नहीं है भारत में, लेकिन चीन में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजनीतिक समानता, यानी राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की, चुनाव में खड़ा होने की, मत देने की अधिकार है। भारत में आप देखे होंगे सभी लोगों को जो है चुनाव लड़ने, कोई भी आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, सांसद का चुनाव लड़ सकता है, मुखिया का चुनाव लड़ सकता है। कोई आदमी जो है मत 18 वर्ष का उम्र अगर आप पूरा कर लिए तो आपको मत देने का भी अधिकार है। समझ रहे हैं? तो राजनीतिक समानता है। अगर सरकारी नौकरी में आप बीए पास है तो बीपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं, उसमें भेदभाव नहीं है। आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, बराबर है। शासन में आप जाने का आपको अवसर की क्षमता है। समझ रहे हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय, दार्शनिक सामाजिक आर्थिक, यानी समाज के जो कमजोर तबके हैं उसके उत्थान की व्यवस्था हो। तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है नीति निष्ठ तत्वों की चर्चा की गई है। और लोक कल्याण, यानी सरकार का अंतिम उद्देश्य होता है, कोई भी सरकार जब गठित होती है, भारत सरकार, बिहार सरकार, उसका अंतिम उद्देश्य होता है लोक कल्याण, इस देश के लोगों का उत्थान। आप लोग भी एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, या जो भी बीपीएससी में आपको पोस्ट मिलेगा, जीवन भर आप सर्विस पीरियड में लोगों के लिए ही काम कीजिएगा। आपकी हर प्रयास, भारत सरकार अगर विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है तो उसका भी उद्देश्य कहीं न कहीं जन कल्याण ही होता है। सरकार का गठन ही लोक कल्याण के लिए होता है। अब भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है, लोक कल्याणकारी राज्य है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब गर्भ में रहता है तभी से लेकर मृत्यु तक सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो आप देखते होंगे जो माताओं के गर्भ में बच्चे होते हैं तो उसके लिए भी मातृत्व लाभ दिए जाते हैं। जन्म लेता है तो उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी के माध्यम से बढ़ते हैं तो रोजगार की व्यवस्था है, शिक्षा के लिए, बुढ़ापा में आपकी पेंशन की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, मरने के बाद भी जो है कफन के लिए सरकार जो है सम्मानजनक संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए पैसा दिया जाता है। तो यह स्थिति है। तो ये जो है संविधानवाद की दार्शनिक तत्व है। संविधानवाद के दार्शनिक, यानी शासन का उद्देश्य को ही दार्शनिक तत्व कहते हैं। यह है संविधानवाद की तत्व है। अब इस तत्व को लागू करने या व्यवहार में लाने की जो तत्व है उसको हम संस्थागत तत्व कहते हैं। यानी इसको इस माध्यम से लागू किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है संस्थागत तत्व के माध्यम से। संस्थागत तत्व को दो भागों में बांटे हैं इसको लागू करने के लिए। एक सरकार को सीमित उत्तरदायी बनाने वाला तत्व और दूसरा राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित उत्तरदायी बनाने वाला तत्व। अब सरकार को सीमित उत्तरदायी बनाने वाला तत्व जो है, अगर देखेंगे तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत एक लोकतांत्रिक शासन वाला देश है। यहाँ लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको भी शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है समान रूप से। तो भारत एक लोकतांत्रिक, चूंकि लोकतांत्रिक सरकार है भारत में, यहाँ जो शासन होती है, सरकार होती है, वो जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। हम भारत के लोग का अर्थ है कि यहाँ शासन करने की शक्ति जनता में निहित की गई है। शासन करने की शक्ति इस देश में किस में निहित की गई है? जनता में। और जनता आपसे, सरकार आपसे, नेता आपसे शक्ति प्राप्त करता है। कैसे? चुनाव के माध्यम से। चुनाव में जाता है 5 वर्ष पर, ऐसे करता है और आपसे मत प्राप्त करता है। शक्ति, मत के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है और शक्ति से 5 साल तक शासन चलाता है।
फिर 5 साल का वो शक्ति का जो है पीरियड समाप्त हो जाता है, वो पुनः जो है आपके पास आता है, ऐसे करता है। समझ रहे हैं? लोकतांत्रिक सरकार है, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार है, यानी आप जो शक्ति देते हैं अपने प्रतिनिधि को सौंपते हैं, यह प्रतिनिधि जाकर सरकार का गठन करता है। प्रधानमंत्री यानी सांसद को वोट देते हैं, सांसद फिर प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। आप विधायक को वोट देते हैं और विधायक आपस में एक आदमी को मुख्यमंत्री चुनता है। समझ रहे हैं? संसदीय शासन प्रणाली और नियमित चुनाव की व्यवस्था है। भारत में नियमित चुनाव की व्यवस्था है। समाचारों पत्र अनुच्छेद 19(1) के तहत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है, यानी सरकार के बारे में समाचार पत्र में भी आलोचना जो है किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है। बहुल और खुली सामाजिक व्यवस्था है। अब क्या है कि सरकार को यहाँ संस्थागत तत्व को देखिए 2 भागों में बांटे हैं। सरकार को सीमित और उत्तरदायी बनाने वाला तत्व, यानी सरकार को क्या करता है, सीमित करता है, उत्तरदायी बनाता है। किसके प्रति? जनता के प्रति। लोकतांत्रिक शासन सरकार को, यानी लोकतांत्रिक दायरे में ही सरकार को काम करना है, निरंकुश नहीं हो सकता है। नियमित चुनाव है। अगर सरकार जो है निरंकुश होगा तो चुनाव के माध्यम से जनता उलट देगा, हरा देगा। प्रतिनिधित्व सरकार है, जो सांसद विधायक उसको हमेशा जनता के बीच जाना पड़ता है और जनता की बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रतिनिधित्वात्मक शासन है। समाचार पत्र के माध्यम से सरकार की आलोचना की जाती है, सरकार को नियंत्रित किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। और खुली सामाजिक व्यवस्था, समाज में भी सरकार की आलोचना की जाती है। तो इन सब के माध्यम से सरकार पर एक अंकुश लगाया जाता है, सरकार को जिम्मेदार बनाया जाता है, ताकि वो जनता के अहित में काम न करे, जनहित के विपरीत काम न करे। यह स्थिति है। अब हम लोग राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने वाले तत्व देखेंगे। राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित उत्तरदायी बनाने वाले तत्व विधि का शासन है, यानी कानून का शासन है। कोई अगर नेता चुनाव में चला गया है, जीत गया है, इसके बावजूद भी उसको कानून के दायरे में काम करना है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था, नेताओं के पूर्व बीत जाने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। अगर राजनीतिक व्यवस्था कोई इधर उधर करता है तो न्यायपालिका तुरंत सरकार के कानून को, चुनाव को रोकने का व्यवस्था करता है। और राजनीतिक शक्तियों का विभाजित किया गया है, यानी राजनीतिक शक्ति जो है उसका विभाजन भी किया गया है। अब देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एक हो गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबका अलग अलग जो है डिवाइड भी किया गया है। तो इस दार्शनिक इस सब का इस चीज को लागू करने के लिए यह व्यवस्था है। समझ रहे हैं? और इसके माध्यम से इसी दायरे में काम करना है, ये दोनों को, सरकार और राजनीतिक शक्ति दोनों को, और सबका जो है उद्देश्य इसी को प्राप्त करना है। यह स्थिति है। अब देखेंगे संविधानवाद के आधार क्या है, उसका बेस क्यों है। तो संविधानवाद का आधार 3 है। सरकारी तंत्र ऐसा हो जिसमें जनता का विश्वास हो। अगर सरकारी तंत्र जनता का विश्वास नहीं होता है तो सरकार सत्ता में जो है नहीं टिक पाती है। उसके बाद शासन ऐसा हो जो सबके लिए बराबर हो, यानी विधि का शासन हो, ताकि किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। राजनीतिक व्यवस्था का बंटवारा इस प्रकार हो कि समाज का अधिकतम कल्याण हो, यानी समाज का अधिकतम कल्याण के लिए बंटवारा जो है किया जाता है। अब संविधानवाद के सामने में क्या चुनौती है उसको देखेंगे। सबसे बड़ा चुनौती है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। अब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कैसे आप देखेंगे भारत में, जैसे कि मान लीजिए मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो प्रधानमंत्री ही सारी शक्ति को अपने पास रखे हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बताते हैं उदाहरण के रूप में।
अब जैसे नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी में सरकार, प्रधानमंत्री अपने डिसीजन लिए अकेला। सारा निर्णय अगर एक व्यक्ति में ले रहा है, सेंट्रल ले रहा है, किसी से परामर्श नहीं ले रहा है, किसी मंत्री से या राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया जा रहा है, तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगा। सारा आदमी एक ही आदमी सारा डिसीजन ले रहा है। तो उस स्थिति में वह आदमी क्या होता है कि जो लोक कल्याण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है चोट पहुंचा सकता है। लोकतांत्रिक नहीं हो पाएगा वह सरकार, लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है आर्थिक विकास की चुनौती है। देखिए, विकास, आर्थिक विकास की समस्या भी भारत के संविधानवाद के मार्ग में बड़ी चुनौती है, समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा तो समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं उसका उत्थान ही नहीं हो पाएगा। उत्थान नहीं होगा तो राजनीतिक महत्व नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद आपातकालीन व्यवस्था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपातकालीन प्रावधान किया गया है। इस आपातकाल में क्या होता है, नागरिक स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाता है। राजनीतिक वंशवाद के कारण क्या होता है कि लोकतांत्रिक सरकार पर जो है, राजनीतिक समानता पर जो है एक चुनौती पैदा होता है। अब जैसे पिता जो है मुख्यमंत्री तो बेटा भी मुख्यमंत्री, उसके बेटा भी मुख्यमंत्री, उसके, तो ये राजनीतिक समानता जो है चैलेंजिंग है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता हम देखेंगे। अब हम लोग ये देख लिए हैं, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। देखिए, भारतीय संविधान कई विशेषता है, पीडीएफ में लिखा हुआ है, देखिए। सबसे लंबा संविधान, क्योंकि भारत के संविधान देखेंगे तो विश्व के सर्वाधिक लंबा संविधान है। तो आखिर भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान क्यों है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले भारत का संविधान विस्तृत संविधान है, 450 से अधिक अनुच्छेद है, अनुच्छेद उपअनुच्छेद मिला के। तो इसके पीछे रीजन है कि भारत के संविधान में जो है प्रशासन, राज्यों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। अगर अमेरिका के संविधान देखेंगे तो अमेरिका के संविधान में अमेरिका के राज्य के प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य प्रशासन, यानी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी कैसे चलाना है उसका भी उपबंध है। यानी केंद्र प्रशासन, संघीय शासन और राज्य शासन दोनों का इसमें विस्तार से उपबंध किए गए हैं, इसलिए संविधान बड़ा हो गया है। अमेरिका में जो है राज्य के शासन व्यवस्था का उल्लेख अमेरिका के जो संविधान है उसमें नहीं है, उसका राज्यों का भी अपना अपना संविधान है। दूसरा है कि भारत का संविधान में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को अधिकांश जो है प्रावधानों को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 अपने आप में एक विस्तृत दस्तावेज था, इससे बड़ा हो गया। दूसरा है कि भारत के संविधान में स्थानीय निकायों का भी प्रावधान किया गया है, पंचायती राज नगरपालिका, इसके कारण भी बड़ा हो गया है। तीसरा है कि भारत के संविधान में जो है, जब संविधान बन रहा था तो भारत के सामने कई प्रकार की चुनौती थी, भाषा की चुनौती, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति की समस्या, पिछड़े वर्गों की समस्या, तो इन सब चीजों का प्रावधान संविधान में किया गया है, इसलिए संविधान बड़ा हो गया है, इसलिए यह संविधान जो है बड़ा हो गया है। इसके अलावा भारत के संविधान में जो है शासन व्यवस्था के विस्तार से, अब देखिए चुनाव आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, वित्त आयोग, इस सब के विस्तार से उपबंध दिए गए हैं, विस्तार से जो है इसमें प्रावधान है, इसलिए संविधान बड़ा हो गया है। तो पहला है कि भारत का संविधान विश्व की विशालतम संविधान है। विशालतम संविधान क्यों है वो भी बता दिए। दूसरा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत के संविधान में राज्यों की नागरिकता किसी को नहीं है, भारत की नागरिकता दी गई है, यानी एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता, इस भारत की नागरिकता सबको प्राप्त है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं दी गई है। इसके अलावा भारत के संविधान में जो है देखेंगे तो संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में
सरकार दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। लेकिन भारत में सरकार के तीन स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, जो पंचायत है, नगर पालिका है, ये भी सरकार है। इसके अलावा जो है भारत के संविधान में जो है संविधान की सर्वोच्चता है, यानी भारत के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है। ये कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन आमतौर पर न्यायिक डिसीजनों से पता चलता है कि भारत के जितने भी संवैधानिक पद है या शासन व्यवस्था है, वो सब अपना शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। इसके अलावा देखेंगे वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों को जो है मत देने का अधिकार दिया गया है, वयस्क मताधिकार। इसके अलावा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है, और साथ ही साथ संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में देखेंगे तो मूल अधिकार की भी व्यवस्था की गई है। तो ये भारत के संविधान की जो है प्रमुख चीजें हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे संविधान और संविधानवाद क्या है, इसमें अंतर बताएंगे। तो हम जो है संविधानवाद और संविधान में अंतर चर्चा करेंगे। सारे चीजों को बारीकी से समझा रहे हैं, ताकि एक बार जब अच्छा से तैयारी कर लेंगे आप, तो फिर आगे जो है सारे कोचिंग को भूल जाएंगे, फाइनल कर जाएंगे आप। तो संविधानवाद एक विचारधारा है। क्या है? विचारधारा है। संविधान संगठन का प्रतीक है या कानून है, कानून है। संविधानवाद देश के मूल विश्वास, संविधानवाद में देश के मूल विश्वास और आदर्श निहित होते हैं। और संविधान में क्या होता है? संविधान सरकार, व्यक्ति या सामाजिक संगठनों का संबंध होता है। यानी सरकार और व्यक्ति के बीच किस तरह का संबंध होगा, सरकार सामाजिक संगठनों का किस प्रकार का संबंध होगा, तो ये संविधान में रहता है। संविधानवाद एक दर्शन है, और उस दर्शन को जो क्रियान्वयन व्यवहारिक धरातल पर उतारा जाए, वह संविधान है, दर्शन की अभिव्यक्ति। संविधानवाद लक्ष्य उद्देश्य, संविधानवाद में लक्ष्य उद्देश्य की प्रधानता होती है, और उस लक्ष्य उद्देश्य को पहुंचने की व्यवस्था, क्रियान्वयन की व्यवस्था में संविधान में होती है। तो हम आपको बताए हैं कि संविधान के दार्शनिक तत्व और उसे क्रियान्वयन करने वाले संस्थागत तत्व है, वह दिखाए हैं। तो संविधानवाद माने, याद रखिएगा, संविधानवाद माने कानून का शासन, सीमित सरकार, यानी ऐसी सरकार जिसके पास निरंकुश शक्ति नहीं होती है, वो एक निश्चित दायरे में काम करती है। उसके द्वारा संविधान पर बहुत प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो भारत का संविधान है, भारत का सरकार क्या है? भारत में जो सरकार है संविधानवादी सरकार है, यानी भारत सरकार संविधान के दायरे में काम करती है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करती है। उस पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। न्यायपालिका प्रतिबंध लगाया है, मौलिक अधिकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखें ना, तो तमाम तरीके के कानून के शासन है। तो यही स्थिति है। बाकी पीडीएफ पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा।